हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 बायोलॉजी के चैप्टर द सर्कुलेटरी सिस्टम का। इसका हाफ पार्ट हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं दैट वी विल कवर इन दिस चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So before starting our discussion today, let us recall what we studied in the last session. तो यहाँ पर हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, ब्लड की सर्कुलेशन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था। So basically this is the left side of the heart. जो हमारा राइट साइड है वो हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड है, एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो बेसिकली जो हमारी लेफ्ट साइड है वो हमारे हार्ट की राइट साइड है। ठीक है, सो हमारी राइट साइड हार्ट की लेफ्ट है और हमारी लेफ्ट हार्ट की राइट साइड है। तो ऐसे ही मार्किंग करनी है। सो द अपर चेम्बर्स दे आर कॉल्ड एज ऑरिकल्स। सो दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज द right auricle, and the lower chambers are called as ventricles. So this is left ventricle and this is right ventricle, right? So from left side we deal with the oxygenated blood. So blood is oxygenated in this side, and on the right side of the heart the blood that comes is deoxygenated blood, and there is no mixing of these bloods inside the heart. So throughout our body ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता है, एंड द वॉल विच सेपरेट्स बोथ ऑफ देम इज कॉल्ड एज सेप्टम। सो लेफ्ट और राइट साइड के हार्ट को सेपरेट करने वाली वॉल को हम सेप्टम बुलाते हैं। अब यहाँ पर जब हार्ट से ब्लड निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो हमारी बॉडी में थ्रू आउट आवर बॉडी वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो उस आर्टरी को या फिर उस ब्लड वेसल को हम बुलाते हैं आयोटा, राइट। और जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकलता है और वो लंग्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, तो उसको हम बुलाते हैं, उस ब्लड वेसल को हम बुलाते हैं पल्मोनरी आर्टरी। Correct? So I hope this basic discussion is clear to you, because now we are going to talk about the details how blood flows inside our heart. अब सबसे पहले हम अपने हार्ट के अपर चेम्बर्स की बात करते हैं, मतलब हम ऑरिकल्स की बात करते हैं। सो दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज द राइट ऑरिकल। तो ये वो चेम्बर्स हैं हमारे हार्ट के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को रिसीव करते हैं। तो हमारा जो लेफ्ट साइड है वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये आता है लंग्स से। लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट होता है और हमारी लेफ्ट ऑरिकल में आता है, और दूसरी तरफ राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी में जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो ऑक्सीजन यूज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ब्लड आता है इन द राइट ऑरिकल। करेक्ट? सो सबसे पहले हमारे हार्ट में जो अपर दोनों चेम्बर्स हैं, ऑरिकल्स हैं, वो फिल हो जाते हैं, दोनों में ब्लड फिल हो जाता है, एंड नाउ दीज ऑरिकल्स दे स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती हैं तो ये ब्लड पास हो जाता है इन टू द लोअर चेम्बर्स, दैट इज वेंट्रिकल्स। सो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल्स में फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही ब्लड सारा का सारा वेंट्रिकल्स में पोर हो जाता है, तो यहाँ पर जो बीच में वॉल्व्स हैं, क्या बुलाते हैं हम इनको? एवी वॉल्व्स या फिर एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व्स। तो जब हमारा जब ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल हो जाता है तो जो वॉल्व्स हैं वो एकदम से बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन खत्म होती है ऑरिकल्स की, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं दोनों तरफ पर वो एकदम बंद हो जाते हैं एक साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वॉल्व सिर्फ तब खुले हैं जब
ऑरिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जैसे ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन बंद किया वॉल्व्स भी बंद हो गए, राइट। अब उसके बाद सारा का सारा ब्लड अब आके पहुंच गया है इनटू द वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल्स अब कंप्लीटली फिल्ड हैं और आप यहाँ पर देख रहे हो वॉल्व जो है वो कंप्लीटली क्लोज्ड है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्योंकि एवी वॉल्व्स क्लोज हो चुके हैं तो ब्लड जो है वो वापस से ऑरिकल्स में तो जाएगा नहीं। अब यहाँ पर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी और वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी उस टाइम पर जो ये वाले वॉल्व्स हैं, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो अब सेमी लूनर वॉल्व्स, कौन से वॉल्व्स, सेमी लूनर वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो सेमी लूनर वॉल्व कहाँ होंगे, वेंट्रिकल और ब्लड वेसल के बीच में। जैसे यहाँ पर है लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ आयोटा में, आयोटा के साथ, और यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। तो यहाँ पर जो सेमी लूनर वॉल्व्स हैं अब वो ओपन हो जाएंगे जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगी और सारा का सारा ब्लड अब इन ब्लड वेसल्स में पुश हो जाएगा एंड नाउ फाइनली दीज वेंट्रिकल्स विल बी एम्प्टी। जैसे ही ये वेंट्रिकल्स एम्प्टी होती हैं, सारा ब्लड वेसल में चला जाता है, वैसे ही हमारा जो वॉल्व्स हैं, सेमी लूनर वॉल्व्स हैं, वो क्लोज हो जाएंगे, वो शट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की एक ये बात है कि जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती हैं तो एवी वॉल्व्स ओपन होते हैं और सारा का सारा ब्लड पोर कर देते हैं इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो सारा ब्लड चला जाता है इनटू द ब्लड वेसल्स और यहाँ पर सेमी लूनर वॉल्व्स ओपन हो जाती हैं। तो हमेशा हमारे हार्ट में जो ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो एक साथ होती है और उसके बाद वेंट्रिकल्स जो हैं वो भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। मतलब हमारा जो लेफ्ट साइड और राइट साइड का हार्ट है उसके चेम्बर्स जो है वो एक दूसरे के साथ सिंक में हैं कि ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना हुई तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वॉल्व खुलेंगे, सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगी तो ये ब्लड जो है ये ब्लड वेसल्स में चला जाएगा और ये जो रिदम है ना ये ऐसे ही बनी रहती है। इसीलिए हर मिनट अराउंड 72 टाइम्स ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये होता है। Clear? So the ventricles contract and the semilunar valves open finally and जब सारा ब्लड चला जाएगा ब्लड वेसल में तो अब ये सेमीलूनर वॉल्व्स भी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। Clear? So I hope this blood circulation is clear to you. So let us now talk about the types of blood circulation. तो अगर हम अपने बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन देखें तो वो दो तरह की होती है, एक होती है पल्मोनरी और एक होती है सिस्टेमिक। देखो जब हमने पल्मोनरी वर्ड पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी आप ये वर्ड पढ़ो ना ये समझ लो कि यहाँ पर कुछ तो लंग्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। तो हम ऐसा करते हैं, एक सिंपल बॉक्स की फॉर्म में हम बनाते हैं हार्ट, ठीक है। तो ये हार्ट है और ये हार्ट के हैं 4 chambers. So this is the left auricle, this is the left ventricle, this is the right auricle and this is the right ventricle. और यहाँ पर हार्ट में हम के ऊपर हम बना देते हैं लंग्स, ठीक है। अब होता क्या है कि बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कहाँ पोर होता है, इनटू द राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से वो चला जाता है इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो यहाँ पर कौन सा ब्लड है, यहाँ पर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेट हो गया लंग्स में एंड देन इट केम बैक टू द हार्ट। कहाँ पर आएगा ये, इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, राइट। तो इसे हम बुलाएंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन भर चुकी है। सो दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? सो दिस कंप्लीट सर्कुलेशन
जहां पर हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, लंग्स को जाता है और लंग्स से वापस से हार्ट में आके पोर होता है. सो दिस कंप्लीट सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो देखो यहाँ पर लंग्स इन्वॉल्व हैं, हार्ट से ब्लड जा रहा है लंग्स में और लंग्स से वापस हार्ट में आ रहा है. तो लंग्स कहीं ना कहीं सेंटर में है, इसीलिए हम इसको बुलाते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. सो इट इज अ सर्कुलेशन वेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस बिटवीन हार्ट एंड लंग्स. सो हार्ट से लंग्स में जाना और लंग्स से वापस हार्ट में आना. सो दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन. दूसरी जो हमारी सर्कुलेशन है दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, इसमें भी हम बनाएंगे एक बॉक्स की फॉर्म में अपना हार्ट. तो ये है हमारा हार्ट. So this is the left auricle, this is the left ventricle, this is the right auricle and this is the right ventricle. तो यहाँ पर पहला पोर्शन आता है हेड पोर्शन जहाँ पर ब्लड की ज़रूरत है और यहाँ पर नीचे हम लिख देते हैं बॉडी. ठीक है, तो ये बॉडी पार्ट्स में जो हमारा ब्लड चाहिए होगा. तो हमने देखा कि हमारी फर्स्ट सर्कुलेशन में राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, राइट वेंट्रिकल से हार्ट में लंग्स में गया और लंग्स से बैक टू द हार्ट. ठीक है, तो हार्ट में कहाँ पर आया था? into the left auricle. अब left auricle से blood जाएगा into the left ventricle और left ventricle से अब ये blood कहाँ जाएगा? into the various body parts. तो aorta which is the largest artery, उसके थ्रू हमारी बॉडी से ये जो ब्लड है, ठीक है, किसके थ्रू जाएगा? थ्रू आयोटा, वही ब्रांच होगी. तो ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हर बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन का यूज होगा एंड नाउ दिस ब्लड विल कम बैक टू द हार्ट. ठीक है, तो ये जो सारा का सारा ब्लड है थ्रू वन वेन. कौन सी वेन? जिसे हम बुलाते हैं वेना केवा. तो वेना केवा जो हमारे हार्ट के ऊपर वाले पार्ट्स हैं, वहां से जो ब्लड आएगा दैट विल कम थ्रू सुपीरियर वेना केवा और जो नीचे वाले बॉडी पार्ट से जो ब्लड आएगा दैट विल कम थ्रू इंफीरियर वेना केवा. ठीक है, सो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा. करेक्ट. तो यहां से ब्लड आ जाएगा हमारे राइट ऑरिकल में. ठीक है, तो राइट ऑरिकल से ही फिर हमने नेक्स्ट सर्कुलेशन शुरू किया था. सो दिस कंप्लीट सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक. तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है ब्लड का वो हो रहा है हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में. तो ब्लड जो है वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स में गया और बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में आ गया. करेक्ट. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो यहाँ पर क्या है? हार्ट, देन बॉडी एंड बैक टू द हार्ट. वहीं पर पल्मोनरी में क्या था? पल्मोनरी सर्कुलेशन में था हार्ट, देन लंग्स एंड देन बैक टू द हार्ट. क्लियर? तो these are the two types of blood circulations that we see in our body. So one is the pulmonary and second one is the systemic. Pulmonary is related to the lungs. तो वहां पर lungs center में रहेंगी. तो heart, lungs, heart. ठीक है. And systemic is related to the body. So heart, body, heart. क्लियर. सो आई होप ये याद रहा होगा जब भी आपको ब्लड सर्कुलेशन को रिवाइज करना होता है. सो दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज कि कहाँ से ब्लड कहाँ को जा रहा है और ये जो ब्लड है ये किन ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहा है. सो यू कैन ईजिली मार्क ओवर हियर एंड यू कैन ईजिली रिमेंबर दीज. करेक्ट. सो आई होप द टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज क्लियर टू यू. अब क्योंकि ब्लड जो है ना वो एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार हमारे हार्ट में आता है, इसीलिए इसको हम बुलाते हैं डबल सर्कुलेशन. एक फुल सर्कुलेशन में ब्लड 2 बार हमारे हार्ट में आता है एक सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के लिए. तो यहाँ पर इसीलिए हम इसको बुलाते हैं डबल सर्कुलेशन. तो डबल सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशंस हैं. द फर्स्ट वन इज द पल्मोनरी एंड द सेकेंड वन इज द सिस्टेमिक. तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो
तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होगा एंड देन इट विल कम बैक टू द लेफ्ट ऑरिकल. सो दिस इज वन सर्कुलेशन. अब ऑक्सीजनेट होके ब्लड आ चुका है, अब ब्लड जाएगा लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा और वहां से डीऑक्सीजनेट होके ये ब्लड आएगा बैक टू द हार्ट, दैट इज to the right auricle. So this is the complete circulation. तो यहाँ पर सर्कुलेशन का दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी प्लस सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज द डबल सर्कुलेशन. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है उन ब्लड वेसल्स के नाम याद रखना जिनके थ्रू ब्लड ट्रैवल करता है. तो हमने वर्ड पढ़ा है पल्मोनरी. पल्मोनरी का मतलब क्या है? रिलेटेड टू लंग्स, राइट. तो जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स, सो उसे उस ब्लड वेसल को हम क्या बुलाएंगे? पल्मोनरी आर्टरी. जब भी ब्लड अवे जाता है फ्रॉम द हार्ट तो वो कौन कैरी करता है? ब्लड. सो दैट इज कैरिड बाय आर्टरीज. तो इसीलिए यहां पर ये लंग्स को जा रहा है इसलिए पल्मोनरी, और ब्लड जो है इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज अ पल्मोनरी आर्टरी. नाउ द ब्लड वेसल विच इज कैरिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, तो लंग्स से हार्ट में आ रहा है. सो अगेन lungs are related to pulmonary and now the blood is coming towards the heart. So the blood vessels which carry blood towards the heart are the veins. ठीक है. तो let us recall this. Arteries, they carry blood away from our heart. ठीक है. And veins, they carry blood towards our heart. क्लियर. सो नाउ द वेन्स एंड आर्टरीज का डिफरेंस हमें बहुत क्लियर पता है. अब जब ब्लड जा रहा है फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो अगेन कौन लेकर जाएगा? एक आर्टरी लेकर जाएगी. तो वो कौन सी है? दैट इज द लार्जेस्ट आर्टरी विच इज आयोटा, द मेजर आर्टरी विच इज लीविंग द हार्ट. ठीक है. ये फर्दर जाके स्प्लिट हो जाएगी और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को देकर आएगी. उसके बाद जब ब्लड को वापस आना है टू द हार्ट, तो वहां पर अब क्योंकि ब्लड आ रहा है टुवर्ड्स द हार्ट, तो कोई ना कोई वेन होगी जो इस ब्लड को लेकर आएगी एंड दैट वेन इज वेना कैवा. तो जो हमारे बॉडी में अपर पार्ट से ब्लड आएगा हार्ट में, दैट विल कम थ्रू अ सुपीरियर वेना कैवा, और जो नीचे से आएगा वो इंफीरियर. सुपीरियर मतलब समथिंग अबव, समथिंग हायर. ठीक है. एंड इंफीरियर मतलब समथिंग लोअर. तो नीचे से जो आएगा वो आएगा इंफीरियर वेना कैवा से और ऊपर से जो आएगा वो आएगा सुपीरियर वेना कैवा से. क्लियर. तो ये बात समझ आ गई. तो देखो सुपीरियर वेना कैवा एंड द इंफीरियर वेना कैवा. करेक्ट. सो आई होप दिस मच इज क्लियर. अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं. द पाथ विच ब्लड फ्लोज ड्यूरिंग द पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी, सो दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द लंग्स. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब एक छोटा सा पहले हम इसका जिस्ट बनाते हैं. तो हार्ट से ब्लड जाएगा कहाँ पर? लंग्स में, और लंग्स से वापस आ जाएगा हार्ट में, राइट. तो इतना ही होगा. अब ये जो पाथ है ना ये पूरा बताना पड़ेगा. तो ब्लड जो है वो होगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा फ्रॉम थ्रू अ पल्मोनरी. क्या होगा? आर्टरी होगा या वेन होगा? जल्दी से बताओ. विच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? इज इट आर्टरी और वेन? जल्दी से. दैट इज आर्टरी, राइट. तो यहां पर आएगी पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को पहुंचा देगी लंग्स में, और लंग्स से अब इस ब्लड को कहां पर आना है? हार्ट में वापस ऑक्सीजनेट होके, राइट. तो यहां पर कौन सी ब्लड वेसल होगी? तो देखो लंग्स से रिलेटेड है तो एक बात तो क्लियर है कि यहां पर पल्मोनरी वर्ड आएगा, और दूसरा क्योंकि ब्लड इज कमिंग टुवर्ड्स द हार्ट सो इट इज गोइंग टू बी वेन. ठीक है. एंड देन दिस विल कैरी ब्लड टू द हार्ट. तो हार्ट से शुरू हुआ, लंग्स पे गया और लंग्स से वापस हार्ट में आ गया. सो दिस इज कंप्लीट पल्मोनरी सर्कुलेशन. ठीक है. समझ आ गया? क्लियर है?
नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हार्ट बीट। तो अगर हम अपनी चेस्ट पे हाथ रखें या फिर हम अपनी यहाँ पर टच करें तो हमें ना एक बीटिंग साउंड फील होती है, राइट? सो दैट इज बेसिकली द हार्ट बीट। वो होती कैसे है? तो हर बार जब ब्लड वॉल्व से पास होता है और ये वॉल्व्स शट होते हैं, क्लोज होते हैं, तो एक डिस्टिंक्ट साउंड प्रोड्यूस होती है एंड दैट डिस्टिंक्ट साउंड इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। तो अगर आप इसको पर मिनट अगर आप इसको समझने की कोशिश करो ना, सो इट इज नॉर्मली 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है? तो मतलब एक मिनट में 72 टाइम्स आपका हार्ट जो है वो बीट करता है। द नेक्स्ट वन इज द पल्स। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर कोई बीमार होता है तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ना यहाँ से उसको फील करने की, उसकी पल्स को फील करने की कोशिश करते हैं। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो एकदम अनकॉन्शियस हो गया है तो उसकी जो पल्स है वो यहाँ से चेक की जाती है, राइट? सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज पल्स। तो होता क्या है कि जो हमारी आर्टरीज होती है ना, उनकी वॉल्स काफ़ी इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं। तो ये जो इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स होती है ना, ये जब भी यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा तो ये एक्सपैंड करती हैं। अब क्योंकि ब्लड जो है वो 72 टाइम्स हमने पढ़ी है हार्ट बीट, तो मतलब काफ़ी फास्ट ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज में, तो ये एक्सपैंड होंगी और ब्लड जो है वो आयोटा में जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में। सो इसी को हम बुलाते हैं पल्स, ठीक है? तो ये जो यहाँ पर हमें एक बीट सी जो मतलब फील होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज पल्स, राइट? अब ये जो पल्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये डॉक्टर ऐसे ही नहीं देखते हैं, बट दिस हैज सम सिग्निफिकेंस। अगर पल्स रेट जो है वो कम होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा हार्ट जो है ना वो पुअर फंक्शन कर रहा है, मतलब हार्ट की फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये फास्ट हो जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि या तो बीपी हो सकता है उस इंसान को या फिर फीवर हो सकता है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चेकिंग दिस पल्स, ठीक है? देन नेक्स्ट इज, और क्या तरीके हैं? और तरीका है एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बुलाते हैं स्टेथोस्कोप। तो सबने देखा होगा, डॉक्टर्स अगर किसी को डॉक्टर दिखाना हो तो क्या करते हैं, वो एक स्टेथोस्कोप सा गले में लटका देते हैं कि ये, और एक वाइट सा कोट पहना देते हैं कि ये क्या है, ये डॉक्टर है। सो basically the stethoscope is an instrument which amplifies the sound of the heartbeat and it is used to hear heartbeats in the chest। तो chest में जो heart beat होता है ना, उसको सुना जाता है through this instrument called as stethoscope। क्लियर? अब इसके बाद हम आते हैं ब्लड प्रेशर पे। ये एक ऐसा प्रेशर है जो हमारी आर्टरीज की वॉल्स में एक्सर्ट होता है बाय द ब्लड। जब ब्लड आर्टरीज से फ्लो करेगा तो आर्टरीज की वॉल्स क्योंकि थिक हैं, मस्कुलर हैं, इलास्टिक हैं, तो यहाँ पर ना एक प्रेशर फील होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर, जिन्हें इन शॉर्ट हम बीपी भी लिखते हैं। और ब्लड प्रेशर को कौन मेजर करता है? एक इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा है? सो दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। तो आपने देखा होगा कि अगर कभी आप डॉक्टर के पास गए हों अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो सबसे पहला काम होता है कि बाजू में ना एक क्लॉथ सा लगा देते हैं, ठीक है, और उसको काफ़ी टाइट लगा देते हैं एंड देन देयर इज़ अ पंप इन द हैंड। उससे पंप करके जो एक मशीन है उसमें लेवल चेक किया जाता है कि जो उसमें लिक्विड है वो किस लेवल तक जा रहा है। और साथ ही साथ डॉक्टर्स अपने कान में स्टेथोस्कोप भी लगाते हैं और यहाँ पर जो उसका हियरिंग डिवाइस है वो हमारे एल्बो में अंदर की साइड को वो लगाते हैं और फिर वो चेक करते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है और पल्स रेट कितना है इस इंसान का, ठीक है? सो देयर इज अ स्टेथोस्कोप एंड देयर इज अ स्फिग्मोमैनोमीटर। स्टेथोस्कोप इज फॉर, जल्दी से बताओ, स्टेथोस्कोप किस लिए है? पल्स चेक करने के लिए, और स्फिग्मोमैनोमीटर है ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए। क्लियर? अब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना, इट इज अराउंड 120 to 80 mmHg। जो हायर रेंज है दैट इज 120 और जो लोअर रेंज है दैट इज 80, ठीक है? अगर ब्लड प्रेशर इससे बढ़ जाता है, 120 से 130 हो गया, 80 से इवन 90 भी हो गया, तो उसको हाइपरटेंशन बुलाया जाता है। मतलब उस इंसान को हाई बीपी की प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है, नीचे गिर जाता है, तो वहां पर हाइपोटेंशन होती है, मतलब लो बीपी होता है।
ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, हाई बीपी एंड द लो बीपी। क्लियर? नाउ 1900 में एक साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम दिया। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि हमारे जो RBCs हैं ब्लड में, इन RBCs के ऊपर कुछ अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स थे इनके ऊपर ही उन्होंने डिफरेंशिएट किया हमारे ब्लड ग्रुप्स को, इसके ऊपर ही ब्लड ग्रुप्स बनाए गए। सो ब्लड ग्रुप्स डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन्स, जिन्हें हम एंटीजन्स बुलाते हैं, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ RBCs। तो हमारे ह्यूमंस में जो एंटीजन्स हैं ये होते हैं दो तरह के एंटीजन्स, एक है एंटीजन A और एक है एंटीजन B। तो ये जो दोनों तरह के हमारे एंटीजन्स हैं ना, इनमें इनका होना और नहीं होने से हमारे पास आते हैं 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, अब ये जो ब्लड ग्रुप्स है ना, ये जो सिस्टम है पूरा, इसको बुलाया गया ABO ब्लड ग्रुपिंग। करेक्ट? तो इसी के बेसिस पर आते हैं 4 ब्लड ग्रुप्स। पहला वो ब्लड ग्रुप जिसमें RBCs के ऊपर देखा गया एक एंटीजन। कौन सा एंटीजन? एंटीजन A। तो अगर एंटीजन A देखा गया है तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। अगर एंटीजन B देखा गया है किसी भी RBC के ऊपर तो वो हो जाएगा ब्लड ग्रुप B। और अगर एंटीजन A और B दोनों ही देखे गए हैं तो वो हो जाएंगे ब्लड ग्रुप AB। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो हो जाएगा ब्लड ग्रुप O। तो हमारे पास यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक एंटीजन होगा, या 2 होंगे, या फिर कोई भी नहीं होगा। करेक्ट? तो ये डिपेंड करता है कि RBCs के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, उससे हमें पता चलेगा कि एक इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है। दूसरी चीज यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ब्लड में होता है प्लाज्मा। तो हमने देखा है कि जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड में प्लाज्मा है, तो अराउंड 55% जो है वो प्लाज्मा है। RBCs जो हैं वो अराउंड 45% है, और जो रिमेनिंग है ना वो WBCs है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा लेना देना है वो सिर्फ RBCs और प्लाज्मा से है, क्योंकि प्लाज्मा में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम बुलाते हैं एंटीबॉडीज़। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ना हमारे प्लाज्मा में, वो बहुत ही क्रूशियल है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जब किसी इंसान को ब्लड देने की ज़रूरत होती है इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, इंजरीज या एक्सेसिव ब्लड लॉस और एनी अदर कंडीशन। तो उस केस में ना ये एंटीबॉडीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि होता क्या है, अगर आपकी RBCs हैं, से आपकी RBCs में A एंटीजन है, तो इसका मतलब है कि उससे ऑपोजिट वाला एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में होगा। तो इसका मतलब कि आपके प्लाज्मा में एंटी B होगा। अगर आपके ब्लड में RBCs के ऊपर एंटीजन B है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में एंटीबॉडी A होगा। अगर आपकी बॉडी में दोनों ही तरह के एंटीजन्स हैं, A एंटीजन भी है और B एंटीजन भी है, इसका मतलब आपके ब्लड ग्रुप में, आपके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। राइट? और चौथा केस आता है जब किसी भी तरह का एंटीजन हमारे RBCs पे प्रेजेंट नहीं है, उस केस में हमारे प्लाज्मा में दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो अब देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इतना समझ आया? मतलब ऑल्टरनेट जो एंटीजन है उससे दूसरी एंटीबॉडी हमारे ब्लड में है। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब दोनों एंटीबॉडीज हैं, अगर दोनों एंटीजन्स हैं इसका मतलब कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो इतना कॉन्सेप्ट समझ आया? क्योंकि अब हम ब्लड डोनेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So let us talk about blood donation, which is also called as blood transfusion. तो blood groups हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। A है, B है, AB है और O है। तो सबसे पहले हम ये मेंशन करेंगे, मैंने RBCs ऑलरेडी बना के रखी हैं, तो हम ये मेंशन कर रहे हैं कि कौन से ब्लड टाइप में RBCs पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर एंटीजन होगा A, यहाँ पर एंटीजन होगा B, यहाँ पर AB के केस में दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे और A में, O में कोई भी एंटीजन नहीं होगा।
दूसरी चीज जो अब हम यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं दैट इज अबाउट द एंटीबॉडीज। तो जहां पर एंटीजन ए है वहां पर उससे ऑपोजिट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। बी है तो यहां पर ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, वहीं पर ए बी है तो मतलब कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और ओ के केस में दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, राइट। तो अब हमें यहां पर यह समझना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो किस ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट्स और सर्जरीज जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो कौन सा ब्लड ग्रुप में हम कौन से आरबीसीज को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए की, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसको कोई इंजरी होती है या उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो एक तो वो अपने आप से ए ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड रिसीव कर सकता है, दूसरा वो किससे रिसीव करेगा। तो अगर आप यहां पर ए देखो, ठीक है, तो इसके पास क्या है, इसके पास बी एंटीबॉडीज है, तो इसके पास बी एंटीजन है तो बी से ये रिसीव नहीं कर पाएगा। यहां भी बी एंटीजन है तो इससे भी रिसीव नहीं कर पाएगा, लेकिन यहां पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है ओ में, ठीक है। एंटीबॉडीज दोनों है लेकिन एंटीजन नहीं है, तो इसकी एंटीबॉडीज इन आरबीसीज पे कोई इफेक्ट नहीं कर पाएंगी, तो मतलब ये ओ से भी रिसीव कर पाएगा, ठीक है। दूसरा बी ब्लड ग्रुप उन सब से रिसीव कर पाएगा जिनके पास एंटीजन ए नहीं होगा। तो ए से नहीं कर सकता क्योंकि एंटीजन ए है, बी से भी नहीं कर सकता, बी से तो ऑफ कोर्स कर सकता है, ए बी से भी नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर एंटीजन ए है तो ये भी नहीं हो सकता। ओ से कर सकता है क्योंकि इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे ब्लड ग्रुप ओ, राइट। आगे बढ़ते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप में अगर ये किससे ब्लड ले पाएगा, ये किसी से भी ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि यहां पर जो बी एंटीजन है वो यहां पर कौन सी एंटीबॉडीज हैं, यहां पर कोई एंटीबॉडीज हैं ही नहीं, तो इसका मतलब ए बी और ओ किसी से भी ये ब्लड ले पाएगा क्योंकि इसकी अपनी बॉडी में, इसके अपने प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं ही नहीं, किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं ही नहीं, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें अभी तक अगर आप देखो ना तो ओ वाला ओ से तो ब्लड ले ही सकता है, इसके सिवा ये किससे ब्लड ले सकता है। क्या ये ए बी से ले सकता है, नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास दोनों ही एंटीबॉडीज है। क्या ये बी से ले सकता है, नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास बी एंटीबॉडी है। ए से भी नहीं ले सकता क्योंकि ए एंटीबॉडी भी है, तो इसका मतलब ये सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है। तो अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझ आ रही है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सबसे ब्लड ले पा रहा है। इसका मतलब कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है दैट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। वहीं पर जो ओ ब्लड ग्रुप है दैट इज यूनिवर्सल डोनर, correct। So this is what we have concluded from this discussion, that a person with blood group AB can receive blood from any type, ठीक है, वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ओ ब्लड ग्रुप वाला जो इंसान है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसलिए वो यूनिवर्सल डोनर है, correct। So AB is the universal recipient and O is the universal donor. Why? Because AB has no antibodies and O has no antigens. Clear? So I hope the complete concept of blood donation, blood transfusion is clear to you. So now the question comes, keeping the heart healthy, but how? तो आप क्या कर सकते हो। देखो बहुत बार आपने सुना होगा कि एक हेल्दी डाइट में कुछ ऐसा खाना आता है जो जंक नहीं होता है, जिनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिर वो ऑयली भी नहीं होता है। तो एक तो खाने पे ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरा अपनी बॉडी को ऑल टुगेदर फिट रखने के लिए हमें एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, ये सब कुछ करना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। सो वी हैव टू ईट हेल्दी एंड वी हैव टू exercise regularly. The next is regular walking, cycling and jogging, and finally the playing games. Games खेलना बहुत important है। आप बच्चे हो, जाओ और गेम्स खेलो,
ठीक है। नेक्स्ट इज अवॉइड टू मच ऑयली या फिर फ्राइड फूड या फिर फास्ट फूड। और जब भी आप खाना खाओ सो मेक श्योर दैट यू हैव प्लेंटी ऑफ फाइबर्स, जिसमें होल ग्रेन सीरियल्स, ओट्स, ये सब इंक्लूडेड हो। जब भी आप खाना खाओ तो उसमें एक्सेसिव स्वीट चीज़ें ना हो, क्योंकि जब स्वीट चीज़ें होती हैं तो उससे एक्सेसिव वेट गेन होता है, उससे ओबेसिटी आती है, एंड ओबेसिटी इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ हार्ट डिजीजेस। तो ओबेसिटी इज द मेन, या फिर यू कैन से द कॉमन, नॉट द मेन बट द कॉमन प्रॉब्लम causing heart diseases, ठीक है। तो कॉमनली हार्ट डिजीजेस ओबेसिटी की वजह से होते हैं। सो दीज आर सर्टेन टिप्स टू कीप आवर हार्ट हेल्दी। तो अगर आपको ऐसे कोई और टिप्स लगते हैं ना तो प्लीज आस्क क्वेश्चन सेक्शन में अपने टिप्स की लिस्ट बना के मुझे ज़रूर भेजना। तो मतलब ये है कि खाना हेल्दी है और एक्सरसाइज करनी है और बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। बस यही 3 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। So now, before wrapping up this session, let us take up one question, and the question is, during surgical operations or during accidents, the patient may be given blood from outside to save his life. So what is the technical name given to this process? So we need to briefly explain the precautions. तो इस process का क्या नाम है? जल्दी से बताओ, हमें सबको पता है। So that is blood transfusion. ठीक है, तो दिस इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस। अब देखो, सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि जो ब्लड ग्रुप है वो मैच करना चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? हमने अभी पढ़ा है। सो यूनिवर्सल डोनर है ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? ए बी, ठीक है, तो इतना हमें पता है। ओके, तो जब भी हम ब्लड ग्रुप्स दे रहे हैं तो हमारे ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप है और अब हम कौन से ब्लड ग्रुप्स यहाँ पर दे सकते हैं इस इंसान को। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी इंसान से आप ब्लड ले रहे हो तो वो पर्टिकुलर इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। ठीक है, उसको कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, कोई हेरिडिटी डिजीज या कोई और डिजीज जैसे कि शुगर, बीपी, ये सब नहीं होना चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डोनर है उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका अपना ब्लड खून उसमें कम है और हम उससे लेके किसी और को चढ़ा दें। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो जिन इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज़ कर रहे हैं, नीडल्स का, सिरिंज का या फिर और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे हैव टू बी वेरी नाइसली स्टरलाइज्ड, दे हैव टू बी वेरी नीट एंड क्लीन, right? So these are the certain precautions that we need to take care while doing the blood transfusion. So this was all from today's session. I hope you liked the session. I hope you enjoyed the session. I hope you understood the complete concepts of this chapter. So with this, we wrap up this chapter also, and I'll see you next time with the new chapter. Till then, you all take care, and as you all know, learner ha matlab free hai par best hai.